नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो हमने वेग हम पढ़ा था, तो वेग के बारे में हमने पढ़ा था, तो वेग से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो वेग हमारा कंप्लीट हो गया था, हमने वेग के बारे में जाना था क्या वेग होता है। तो आज हम कुछ ग्राफ देखेंगे। कंटिन्यू करने से पहले आज हम कुछ ग्राफ देखेंगे और ग्राफ से एक क्वेश्चन ये आता है, इस चैप्टर में से ग्राफ का क्वेश्चन आता है। तो हमारे जो ग्राफ हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो ग्राफ होता है वो होता है स्थिति और समय ग्राफ। दूसरे नंबर पे हमारा होता है वेग और समय ग्राफ और तीसरे नंबर पे होता है त्वरण और समय ग्राफ। और ये हम यहां तक कर चुके हैं, तो आज हम पहले इन दो ग्राफों को देखेंगे, क्योंकि हमने त्वरण अभी नहीं पढ़ा है, तो इस वाले को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्थिति और समय का ग्राफ किस तरीके से खींचते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी ग्राफ की तीन स्थिति होती है, तीन पोजीशन होती है। पहले तीनों बना देता हूं, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहली पोजीशन स्थिति और समय। दूसरी पोजीशन स्थिति और समय। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। पहले देखिए, 0 आपका x अक्ष और ये y हो जाएगा। 0 x और y आपने मैथ में पढ़ा होगा 10th में, कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो सेम वही वाला हमारे पास ये है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, हम अगर इसमें देखें, देखिए पहले हमारा समय 0 है, तो स्थिति कहां पर है? इस वाले पोजीशन पे। मान लीजिए फिर हमारा समय ये 1 हो गया, अभी भी स्थिति कहां पर है? वहीं पर है जिस पोजीशन पे थी। मान लीजिए अब समय 2 हो गया, तो स्थिति हमारी कहां है? वहीं पर है जहां पर पहले थी। अभी समय हमारा 3 हो गया, तो स्थिति कहां है? हमारी पोजीशन कहां है? वहीं पर थी जहां पर थी। इससे तात्पर्य क्या है कि हमारा समय तो बढ़ रहा है, लेकिन उस वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। यानी कि समय तो हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति जू की तू बनी हुई है। और आप याद कीजिए, जब हमने विराम और गति पढ़ी थी, तो हमने उसमें पढ़ा था यदि समय परिवर्तित हो, यानी कि समय तो बदल जाए, समय बदल जाए लेकिन स्थिति ना बदले। यदि समय बदल जाए लेकिन स्थिति ना बदले, तो क्या कंडीशन होती है? क्या पोजीशन, स्थिति क्या होती है? तो उस स्थिति में जो वस्तु होती है वो विराम में होती है। तो वस्तु किस में होगी? वो विराम में। तो ये वाला ग्राफ जो हमें बताता है कि वस्तु किस में है? विराम में। आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। यानी कि हमारा समय तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी स्थिति जो कि तू बनी हुई है। समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, अतः वस्तु हमारी किस में है? विराम में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समय क्या है? 0 है। समय कितना पहुंचा? 1 पर, तो स्थिति भी क्या होगी? 1 आ गई। इसके बाद समय क्या होगा? 2, तो स्थिति भी क्या होगी? 2 होगी। 2 होगी, फिर 3, यानी कि 3 होगी। तो इस कंडीशन में जब भी हमारी ये बढ़ता है इस तरीके से, याद कीजिए मैंने इसमें बताया था कि इस प्रकार के उसमें समानुपाती संबंध होते हैं। जब भी ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा, जब भी इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, तो ये ग्राफ दो राशियों में समानुपात को, संबंध को दर्शाता है। आप इसको याद रखेंगे। तो ये यानी कि जैसे जैसे आपकी स्थिति बदल रही है, वैसे वैसे आपका समय भी बदल रहा है। और जब स्थिति समय बदल रही है, यानी कि ये एक समान चाल को दर्शाता है। ये वाला जो ग्राफ है ये किसको दर्शा रहा है? एक समान चाल को या एक समान गति को दर्शाता है। ये वाला जो ग्राफ है वो एक समान चाल या एक समान गति को दर्शा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वेग समय ग्राफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
वेग और समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। अगर हम वेग समय की ग्राफ, तो इसमें भी 3 बनते हैं, चलिए तीनों बना लेते हैं। पहला ये आपका y वेग को दर्शा रहा है और ये x समय को, और ये 0 ओ है ये हमारे पास। दूसरा ये वेग हो जाएगा, ये समय और ये ओ। तीसरा ये ओ, ये समय और ये वेग। बिल्कुल आसान है, तीनों को आप समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला, अभी हमने बात करी समय बढ़ रहा है लेकिन वेग हमारा जुकत हुआ है, यानी कि वेग परिवर्तित नहीं हो रहा, यानी कि वेग हमारा वही है, 0 पे ही है, लेकिन समय बदल रहा है, यानी कि ये भी वाली भी आपकी जो वस्तु है किस में चली जाएगी, विराम में चली जाएगी। हमने पीछे डिस्कस किया है तो इसमें हम अभी ज्यादा नहीं जानेंगे, बस याद रखना कि ये वाला आपका किस में, विराम में हो जाएगा। वेग और समय दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, यानी कि वेग समय के साथ समानुपाती है, यानी कि जो आपकी यहाँ ये स्थिति है वो एक समान चाल से या एक समान वेग से गतिशील है। मान लीजिए पहली सेकंड में पहला वेग, दूसरी में 2 हो गया, तीसरी में 3 हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये क्या है, एक समान है। ये हमारा जो वेग है वो किसको दर्शा रहा है, एक समान को दर्शा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझेंगे। इसमें ये देखिए वेग पहले ज्यादा था, जैसे जैसे समय बढ़ा आपका वेग कम होता चला गया, यानी कि वेग कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। जब समय बढ़े और वेग कम हो जाए तो ये मंदन को दर्शाता है। मंदन यानी कि ये हमें बताता है वेग की ऋणात्मक दर। जो वेग की दर है वो कैसी है, ऋणात्मक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आप साइकिल से जा रहे हो या आप किसी बाइक से या आप कार से जा रहे हो, अचानक कुछ सामने कोई ऑब्जेक्ट कुछ आ जाता है, मान लीजिए कोई कुत्ता आ गया, कोई कार आ गई, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो हमारी कार धीरे धीरे रुकती हुई या हमारी साइकिल धीरे धीरे रुक जाएगी। तो ये उसका ग्राफ है, यानी कि समय तो एकदम तेज चल ही रहा है नॉर्मली, लेकिन हमारा वेग कम आ जाएगा, यानी कि वेग जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि ये वाला ग्राफ वेग की ऋणात्मक दर को दर्शाता है। तो ये हमारे तीनों ग्राफ थे, जो समझ ले। त्वरण वाला हम तब करेंगे पहले जब हम त्वरण को पढ़ लेंगे। तो पहले हमने स्थिति समय ग्राफ पढ़ा, उसके बाद हमने वेग समय ग्राफ पढ़ा। 3 ग्राफ है इसमें, तीनों को आप याद रखेंगे। इसके बाद चलिए इसमें एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि कोई पिंड x अक्ष के अनुदिश, एक पिंड है जो x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, अनुदिश गति कर रहा है, और उसकी गति का जो समीकरण है वो x बराबर a प्लस बी टी है। उसकी गति का जो समीकरण है a प्लस बी टी स्क्वायर है, यानी कि x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर है, जहां t है समय, a की वैल्यू है 8.5 और b की वैल्यू है 2.5। तो अब आपको t बराबर 0 पर और t बराबर 2 पर, यानी कि फर्स्ट में t बराबर 0 सेकेंड और t बराबर 2 सेकेंड पर कण द्वारा चली गई दूरी निकालनी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और अगर मैं पेपर सेट करूंगा तो मैं पक्का इस टाइप का एक क्वेश्चन दूंगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो अब आपको निकालना है। देखिए अब आपको 2 चीज का याद रखना है। पहली चीज, अगर इस प्रकार समीकरण देकर वो और वो वेग पूछे तो आपको समीकरण का, जो समीकरण दी गई है, समीकरण का एक बार अवकलन करना है। समीकरण का एक बार अवकलन करना है।
और यदि वो इसी में त्वरण पूछे तो त्वरण में आपको समीकरण का जो हमारी समीकरण बनेगी 2 बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। 2 चीज आपको याद रखनी है। अब सवाल उठता है कि अवकलन क्या है। तो मैथ में एक पूरा टॉपिक है, पूरी बुक है अवकलन के ऊपर, तो हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम केवल इतना समझेंगे जो हमारे काम का है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो जब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन हम जो वैल्यू दी गई है, जो हमें यहां पर दिया टी, तो टी के सापेक्ष करेंगे। हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। चलिए करते हैं फिर। तो dx अपॉन dt, डी फॉर डिफरेंशियल, यानी कि अवकलन को हम इंग्लिश में डिफरेंशियल कहते हैं, तो हम इसको शो करते हैं। तो dx अपॉन dt, यानी कि x का कर रहे हैं हम, इसका मतलब समझना, x का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, ये इसका मतलब होता है। अर्थात हम x का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, इसलिए हमने इसको dx अपॉन dt लिखा है। क्लियर होगी बातें? बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर और dt, ये हमारे पास हो जाएगा। अब आपको ये सोल्व करना है, केवल हमें क्या करना है? सोल्व करना है। अब सोल्व करने का तरीका, अब ये इसको समझ लेंगे सोल्व करने का। देखिए इसमें हम t के सापेक्ष सोल्व कर रहे हैं, तो जब हम t के सापेक्ष सोल्व करते हैं तो हमें जो ये समीकरण दी गई है, तो आपको, अच्छा हाँ, ये dt यहां से हटा देंगे क्योंकि हम dt इधर ले जा चुके हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सीधी सी बात है, ये हमें क्या करना है कि जो जिसमें t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि t किस वाले पदों में है। तो t b के साथ है। इसके अलावा जो ये वैल्यू है a, ये आपकी 0 हो जाएगी, यानी कि जिसके सापेक्ष अब अवकलन कर रहे हैं तो आपको केवल वही पद देखने हैं। तो वो जो है b और t वाले में है, a के साथ नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये वाला पद बचा है, मेरे पास क्या बचा है? b t स्क्वायर बचा है। जब मैं इसका अवकलन करूंगा t के सापेक्ष, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो t की पावर होती है, ये पावर पहले लिखते हैं हम, b जो का तो लिखेंगे, और t की जो पावर बची है उसको हम 1 कर देंगे, यानी कि 2 थी, 2 में से 1 घटा के 1, तो t की पावर 1 आ गई, यानी कि मेरा जो अवकलन करके आया वो 2bt आ गया। क्लियर होगी बात? यानी कि अवकलन करने के बाद क्या आया? 2bt मेरे पास आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू है, जो dx आया मेरे पास, वो कितना आया? 2bt आ गया। अब उसने पूछा है t बराबर 0 पर, तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन में t बराबर कितना दिया गया है? 0, तो मैं t की वैल्यू यहां रख दूंगा 0। तो इस कंडीशन में x बराबर कितना हो जाएगा? 0। सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, सेकंड कंडीशन में t बराबर है 2 सेकंड, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू b की वैल्यू 2.5 और t की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा? लगभग 10, यानी कि 10 हो जाएगा, जो भी है सेंटीमीटर मीटर में आप लिखना चाहो, जो भी इसका यूनिट है। तो ये इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। दोबारा समझेंगे, जो भी आपको इक्वेशन दी गई है, आपको इक्वेशन लेनी है, अगर वो वेग पूछेगा तो उसका एक बार हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन जिसके सापेक्ष हम करते हैं, जैसे हम x का कर रहे हैं तो dx लिखेंगे, जिसके सापेक्ष हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt वहां लिखेंगे। जिसके सापेक्ष हम करते हैं t के सापेक्ष, अगर t किसी पद में नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर a है, a के साथ t नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास बचा bt स्क्वायर, तो b जो का तो रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो t स्क्वायर। तो जब हम अवकलन करते हैं तो उस पावर को 1 आगे लिखते हैं, यानी कि 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई होता है हमारा, और उस ओरिजिनल जो पावर है उसमें से 1 कम करके लिखेंगे, अर्थात 2bt, यानी कि अवकलन करने के बाद मेरे पास क्या है? 2bt। अब t की वैल्यू के पूछा है तो इनमें वैल्यू रख देंगे बस। तो फर्स्ट कंडीशन में तो आपकी दूरी 0 ही हो जाएगी, और सेकंड कंडीशन में 10, जो भी क्वेश्चन में दिया गया मीटर या सेंटीमीटर, मान लीजिए मीटर देता है तो ये मीटर हो जाएगा, अगर ये सेंटीमीटर देता है तो सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं जो समीकरण वाले आते हैं।
त्वरण वाला हम जब देखेंगे, जब हम त्वरण को एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था, एक बार इसको आप करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक त्वरण का ही है। चलिए त्वरण देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा वेग और समय ग्राफ जो हमने अभी पढ़ा, वेग समय ग्राफ, पहले वेग समय ग्राफ से हम देखते हैं त्वरण कैसे निकालते हैं। वेग समय ग्राफ से अगर आपको त्वरण निकालनी हो, वेग समय ग्राफ से, ये 0 x यानी एक्स एक्स मीन्स समय, y-x यानी कि वेग। अगर हमें वेग समय ग्राफ से त्वरण निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? देखिए 0 आपका है, मान लीजिए मैंने अभी हमारा समय जो है 0 है और वस्तु का जो वेग है वो यहां पर है, यानी कि वस्तु कहां पर है? यहां पर है। उसके बाद समय t हो गया और t होने के बाद ऑब्जेक्ट कहां? समय आ गया t, यानी कि समय यहां से यहां तक कितना t है। अब वस्तु का वेग जो हो गया वो v हो गया। मैंने माना कि वस्तु का वेग यहां आ गया, इतना यहां पर, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर मिला दूंगा। समझने की कोशिश करना। मान लीजिए पहले 0 है तो वस्तु का वेग हमने माना जब समय 0 है तो वस्तु का वेग u है। मैंने माना यहां पर, यहां तक, यहां से यहां तक u है, इतना u है। उसके बाद आफ्टर टी सेकंड या टी मिनट जो भी है, टी के टाइम के बाद जो वस्तु का वेग है वो v हो जाता है, तो वेग v हो गया इतना। अब मैंने आपको पता होगा कि जो त्वरण होते हैं वो वेग परिवर्तन होता है। देखिए यहां से यहां तक क्या था? v इतना, और ये यहां से यहां तक क्या है? u है। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? यही तो परिवर्तन हुआ भाई, यही तो परिवर्तन हुआ। पहले यहां थी, अब यहां थी, यहां चली गई, तो यही तो परिवर्तन हुआ। तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये आपकी त्वरण कहलाती है। यानी कि जब हम ग्राफ वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें आप याद रखेंगे, किसी भी त्रिभुज में या कोई भी आकृति बनेगी, मान लीजिए इस तरीके से आकृति बन गई, अब वो आपसे त्वरण पूछे तो ये जो दिशा है ये उसकी त्वरण कहलाएगी। क्यों कहलाएगी वो आप यहां से समझ सकते हैं। ये यहां से यहां तक u है, यहां से यहां तक v है। त्वरण क्या कहती है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो ये त्वरण हो जाएगी। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ से हम त्वरण ऐसे निकालते हैं। एक चीज और देखेंगे हम यहीं पर, वेग समय ग्राफ से कण द्वारा चली गई दूरी, यानी कि जो आपके चली गई दूरी है, किसके द्वारा? वेग समय ग्राफ के द्वारा। तो इसको बिल्कुल गांठ बांध लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाली क्लासेस में भी आपको याद होनी चाहिए। वेग समय ग्राफ में जो कण द्वारा चली गई दूरी होती है, वो जो भी आकृति बन रही है, आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होती है, क्षेत्रफल के बराबर होती है। कैसे समझना? ये x है, ये y है, ये 0। मान लीजिए एक कण इस तरीके से चला और वो इस तरीके से रुक गया। अगर वो पूछे कि कण द्वारा कुल चली गई दूरी क्या है, तो कण द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो इस जो आकृति बनी है, ये जो आकृति बनी है, इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा, इस आकृति का जो कुल क्षेत्रफल होगा वो कण द्वारा चली गई दूरी कहलाती है, यानी कि कण द्वारा चली गई दूरी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट आएगा, न्यूमेरिकल में भी आएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं त्वरण। त्वरण सीधी सी डेफिनेशन है, जो वेग परिवर्तन होता है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब इसको हम डिनोट जो करते हैं वो ए से, स्मॉल ए के द्वारा करते हैं। अब मान लीजिए वेग परिवर्तन, अब वेग परिवर्तन की दर, माना किसी कंडीशन में कोई किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग जब अपनी गति को कर दी है, तो उस कंडीशन में उसका वेग u है।
और टी समय बाद उसका जो वेग होता है वो v हो जाता है। उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। तो त्वरण क्या कहती है कि जो वेग में परिवर्तन हुआ है। देखिए पहला जो हम जब परिवर्तन निकालेंगे तो हम बाद में से पहला घटाएंगे। आप बिल्कुल ऐसे समझिए, अभी आपकी हाइट 2 मीटर है, 6 महीने बाद 3 मीटर होगी, तो कितना परिवर्तन हुआ? तो 3 में से तो हम 2 घटा के परिवर्तन निकालेंगे ना। तो वेग कितना हुआ बाद का? v। और पहले कितना था? u। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस u। और कितने समय में? t समय में। तो ये जो होता है ये आपकी त्वरण कहलाती है। क्लियर होगी बात है? यानी कि a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारी क्या है? त्वरण है। क्लियर हो गया? अब यदि हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये याद रखेंगे आप। अगर हम इसके विमा की बात करें, मैंने आपको बताया था हम साथ के साथ विमा निकालेंगे विमा वाले चैप्टर में, तो जो भी क्वांटिटी आएगी हम सबकी विमा साथ के साथ भी निकालते चलेंगे। तो विमा देखेंगे, देखिए वेग और समय होता है। वेग की विमा एल टी की पावर -1 होती है, समय टी होता है। टी जब ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी की पावर -2, ये त्वरण की विमा हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको देखें तो ए जो होता है उसको कहीं कहीं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी हम लिखते हैं। यानी कि जो वेग परिवर्तन होता है वो डेल्टा वी हो जाएगा और जो समय परिवर्तन है वो डेल्टा टी हो जाएगा। तो दोनों ही सही है, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप लिख सकते हैं। तो दोनों में कोई नहीं है, डेल्टा वी और डेल्टा टी में भी हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारी सारी त्वरण थी। इसमें बस आपको याद क्या रखना है, वेग समय ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो वेग समय ग्राफ था हमारा उसमें हमने बात करी थी जो त्वरण होती है वो स्लोप ये होती है, ये याद रखना है। एक तो हमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, किसी कण द्वारा चली गई दूरी उस किसी जो आकृति बनती है उसके क्षेत्रफल के बराबर होती है, एक आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम समय और त्वरण के ग्राफ की बात करें तो वेग और समय के जो हमारे ग्राफ है लगभग उसी से मिलते जुलते हैं। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। देखिए सबसे पहले इस तरीके से एक ग्राफ इसमें ऐसे बनता है, जब हमारी त्वरण बिल्कुल ऊपर जाएगा, जब वेलोसिटी नीचे से ऊपर जाएगी तो धनात्मक होगा। ये कैसे होती है हमारी त्वरण? धनात्मक होती है, धनात्मक हो जाती है। दूसरा का ग्राफ की बात करें तो एक इस तरीके से बनता है, जब हमारी त्वरण की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। तो मैंने अभी हमने लास्ट में चर्चा करा था, जब नीचे की ओर होती है तो ये कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और जब इस तरीके से बनेगा ये जो आपका ये इस तरीके से, तो इस कंडीशन में हमारी त्वरण 0 हो जाती है। यानी कि इस प्रकार के वेलोसिटी में हमारी जो त्वरण है वो शून्य की कैटेगरी में मानी जाती है। दूसरा, इसमें कुछ और भी ग्राफ है। कौन कौन से? ये नियत त्वरण, एक समान त्वरण वाला ग्राफ हमारा है, क्योंकि जितना समय बढ़ रहा है उतना ही टाइम बढ़ रहा है, तो एक समान त्वरण की कैटेगरी में हम रखते हैं। इस तरीके से बनता है। तो हमने बात करी थी ऋणात्मक त्वरण की, यानी कि जैसे हम चल रहे हैं, हमने चलते चलते ब्रेक लगा दी तो ये ऋणात्मक त्वरण में आ जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बातें? तो इस तरीके से ये हमारे पास, हम ये वीडियो ही समाप्त करेंगे आज ग्राफ की। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे समीकरण है, समीकरण आप मैं लिख रहा हूं, तीनों को याद रखेंगे। हमारे जो गति के समीकरण है, जब कोई पिंड हमारा या कोई ऑब्जेक्ट गति करता है तो उस गति से संबंधित 3 समीकरण होते हैं। मीन्स गति के, उन्हें हम कहते हैं गति के समीकरण। और जो गति के समीकरण है वो तीनों में लिख देता हूं। पहला है u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां v सारा लिख देता हूं। u हमने बात करी थी प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, और a अभी हमने बात करी त्वरण, t
समय और s चली गई दूरी। नेक्स्ट वीडियो में तीनों पे बात करेंगे, बहुत ही है, एक क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा। तीनों समीकरण हमारे जो सिलेबस में है वो दो तरीके की है, एक ग्राफ के द्वारा है और दूसरा अवकलन के अवकलन के द्वारा है। तो दोनों पे हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल लास्ट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसे बिल्कुल मिस ना करें। तो ये आज का इतना था, तीनों समीकरण को आप याद करेंगे अच्छे से, इनको पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप लोग वीडियो पूरी देखिए, वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं आप लोग, नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। 5% है अभी हमारा, जो 5 और 7% के बीच में आ रहा है हमारा वीडियो का रेशो, यानी कि 100 में से इतने % आप वीडियो देखते हो। तो वीडियो पूरी देखें जरूर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि बार बार लिंक ना भेजना पड़े आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं प्यारे बच्चों। अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो भारत सरकार की गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।